आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की सेकेंड वर्कशीट सॉल्व करेंगे। बट बिफोर गोइंग इनटू द सेकेंड वर्कशीट, आइए हम लोग पहले थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट फैक्टोरियल। हमने पहले भी डिस्कस किया था, आइए आज थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। Natural numbers, we are discussing factorial for natural numbers. 5 factorial can be written as 5 into 4 into 3 into 2 into 1. आपको 1 तक जाना है। This is 5 factorial, calculate कर लेंगे, it is 120. 4 factorial यदि calculate करेंगे, 4 into 3 into 2 into 1. 3 factorial, 3 into 2 into 1. सभी कुछ 1 तक एंड होगा, एक एक डिक्रीज करते जाएंगे और 1 में एंड करेंगे। नाउ 5 factorial can also be written as 5 into, और ये जो पोर्शन है it can be written 4 factorial. It can also be written as 5 into 4 into 3 factorial. इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो सपोज यदि इन जनरल यदि हम बात करेंगे, सपोज वी टेक n factorial. n factorial आपको रिड्यूस करते जाना है, और मल्टीप्लाई करते जानी है। n -1, n-2, n-3, like that it will continue 3, 2, 1. 0 factorial का वैल्यू 1 होता है। 0 factorial by default it is 1 and 1 factorial is also 1. Now fourth point, x factorial is equal to y factorial. Suppose ऐसा दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं x equal to y और x equal to 0, y equals to 1 और x equal to 1, y equal to 0. तो ये देखेंगे आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। Let us see first problem on factorial. हमें ये प्रूव करना है, LHS से स्टार्ट करेंगे, r into r factorial, ठीक है, और ये समेशन है, r equals to 1 to n. सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम इस r को, this r will be written as r plus 1 minus 1 into r factorial. समेशन को एज इट इज रहने दीजिए, अभी हम लोग समेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। Now r factorial will be multiplied. Summation r equals to 1 to n, r plus 1 into r factorial minus r factorial. This will become r plus 1 factorial minus r factorial. और अभी भी समेशन साइन एज इट इज है, r equals to 1 to n. r की वैल्यू 1, 2 factorial minus 1 factorial, करेक्ट। समेशन का मतलब होता है एडिशन, आपको वैल्यू पुट करते जानी है और ऐड करते जाना है। 2 factorial minus 1 factorial, देन r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 factorial minus 2 factorial, देन r की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 4 factorial 3 factorial, लाइक दैट आप इसमें वैल्यूज पुट करते जाइएगा, ऐड करते जाइएगा, और लास्ट में r की वैल्यू n पुट करेंगे। क्या मिलेगा, r की वैल्यू n पुट करेंगे तो r की, अब थोड़ा ध्यान देना, देखो 2 तरह का पैटर्न होता है, इसको थोड़ा समझना, ये बहुत इफेक्टिव होगा। 2 types of pattern.
बहुत जगह ये काम आएगा, इसको अच्छे से देखना। 2 टाइप्स ऑफ पैटर्न, इस तरह का सीरीज जब आप ऐड करते हो, सो विच टर्म्स विल बी लेफ्ट, विच टर्म्स विल बी लेफ्ट, ये आपको समझना है। देर आर 2 ऑप्शंस, either first and last will be left or second and second last will be left, either first and last और second and second last। ये हमें समझना पड़ेगा हमारा पैटर्न क्या है। अभी कुछ मत लिखिएगा, अच्छे से समझिए। ये देखिए, हम लोग सिर्फ कंसीडर करते हैं दिस मच, 2 ब्रैकेट को हम कंसीडर कर रहे हैं, 2 ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो कौन कैंसिल हो रहा है, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। कौन सा टर्म कैंसिल हुआ, ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हमारा कैंसिल हो गया। 2 ही ब्रैकेट के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट कैंसिल हो गया, तो कौन सा टर्म सरवाइव किया, जल्दी से बताओ। ये दोनों में से कौन सा पैटर्न आया, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट। सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म हमारा सरवाइव कर गया, फर्स्ट एंड लास्ट कैंसिल हो गया। जिसको यदि डाउट है, नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करेंगे। और इस बार मैं 3 ब्रैकेट को लूंगा, 3 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट्स ले रहा हूं, 3 ब्रैकेट्स। अब 3 ब्रैकेट्स में देखो कौन कौन कैंसिल हो जा रहा है। देखो सभी कुछ कैंसिल हो गया, फिर से देखो, फिर से ये सेकेंड टर्म हुआ और ये सेकेंड लास्ट टर्म हो गया। देख रहे हो, ये सेकेंड लास्ट है और ये सेकेंड है, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट सरवाइव कर रहा है। ये मुझे नहीं पता चलेगा कि भाई कौन सा करेगा, ये देखना पड़ेगा, ये मैनुअली चेक करना पड़ेगा। बताइए सभी को समझ में आया सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट? यस यस यस। तो अब हम इसको ओवरऑल जो हम जितने भी टर्म हम लगा देंगे। हाँ, तो सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, अब कंप्लीट बताइए, पूरे में बताइए कौन सा सेकेंड टर्म हुआ और कौन सा सेकेंड लास्ट टर्म हुआ, कंप्लीट में। second term -1 factorial, second last n plus 1 whole factorial. यस, सेकेंड एंड दिस इज सेकेंड लास्ट। इसका मतलब है और जितने भी टर्म्स होंगे वो कैंसिल करते जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे। ओनली सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म विल बी लेफ्ट। तो बस हम इसको लिख देंगे n plus 1 factorial minus 1 factorial। दिस इज द प्रूफ। क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन फैक्टोरियल। दिस यू हैव फाइंड रिमाइंडर व्हेन r factorial with summation sign is divided by 15 n is greater than equal to 5। r factorial is divided by 15, n is greater than equal to 5। okay, n is greater than equal to 5। अब बताइए, ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो आइए ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। समेशन r equals to 1 to n r factorial। सो r की वैल्यू हमें पुट करनी है। क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगी 1 फैक्टोरियल, देन प्लस, फिर r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 फैक्टोरियल, 3 पुट करेंगे, 3 फैक्टोरियल, और लास्ट हो जाएगा n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और एंड में हो गया
n फैक्टोरियल। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए अब बताइए इनमें से जितने भी फैक्टोरियल हैं, मुझे एक बात बताइए, किसमें 15 सबसे पहले दिखेगा? कौन से टर्म में 15 सबसे पहले मुझे दिखेगा? 5 फैक्टोरियल, इट इज 5 फैक्टोरियल। 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, and then we have 5 factorial. 5 factorial क्या होता है? It is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. इसका मतलब है 15 factorial में, 5 factorial में 15 will be present. 6 factorial also one of the factor will be 15. इसका मतलब है आगे जितने भी टर्म्स आते जाएंगे each will be divisible by 15. All of these terms are divisible by 15. All are divisible. That means अब हमें जो अपने क्वेश्चन का आंसर करना है वो इनमें करना है. So tell me what is their sum? 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial. What is the sum? 33. Okay, 33 प्लस और आगे जितने भी होंगे वो 15 लैम्डा मैंने लिख दिया. दैट मीन्स वो जरूर 15 से डिविजिबल होंगे. तो 33 प्लस 15 लैम्डा. अब यदि हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो कैन आई से ये तो टोटल डिविजिबल हो जाएगा. ओनली 33 विल डिसाइड व्हाट इज द रिमाइंडर. और 33 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 इज रिमाइंडर. इज दिस प्रॉब्लम क्लियर टू एवरीवन? नाउ फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 100 फैक्टोरियल. देखो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या है, एक्सपोनेंट क्या है. सो देखो यदि मैं लिखूंगा 100 फैक्टोरियल तो क्या मिलेगा? रिवर्स में लिख रहे हैं. 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 like that. It will continue up to 100. अब एक्सपोनेंट ऑफ 3 का मतलब है when 100 is multiplied and written as prime factors, then what will be the power of 3? Obviously और भी factors आएंगे, but what will be the power of 3? That is called exponent of 3. जैसे ये देखो, ये 3 is present, that means it will give 3 power 1. It will provide power 1. 9 will provide 3 square, that means 9 will provide power 2. So because of 3 and 9, the power of 3 will become 3. और यदि हम 6 को भी ले लेंगे तो पावर ऑफ 3 विल बी 4. इस तरह से 3 का पावर इंक्रीज करता जाएगा. बिकॉज ऑफ 12. अब बताओ यदि हम 3, 6, 9 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का कितना पावर मिलेगा? 3 का पावर मिल जाएगा 5. ये एक प्रोवाइड करेगा, ये एक पावर, क्योंकि 6 क्या होता है? 6 होता है 2 into 3, तो 3 का एक पावर मिलेगा. 9 क्या होता है? 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का 2 पावर मिलेगा. 15. ठीक है, इस तरह से 3 का पावर इंक्रीज होता जाएगा. टर्म्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे और 3 का पावर इंक्रीज होता जाएगा. क्वेश्चन इज आस्किंग, यदि इस तरह से 100 के जो 100 फैक्टोरियल है, 100 के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, देन अल्टीमेटली 3 का पावर क्या आएगा यदि आप इसी प्रोसेस से 3 की पावर को इंक्रीज करते जाएंगे? सो फॉर्मूला क्या है?
हमें चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ 3। ये लिखने का तरीका होता है E फॉर एक्सपोनेंट। किसका एक्सपोनेंट चाहिए? 3 का। किसमें चाहिए? 100 फैक्टोरियल में चाहिए। क्या आंसर होगा? आंसर होगा 100/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/3 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/3 क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/3 टू द पावर 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर। फॉर्मूला समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस, 100 फिक्स्ड है। आप 3 के पावर को ईच डिवीजन में इंक्रीज करते जा रहे हैं और ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू आएगी वो ऐड करते जाएंगे। और कब तक चलता जाएगा? ऑब्वियसली जब आपको 0 वैल्यू आने लगा तो आपको स्टॉप कर जाना है, क्योंकि यदि वो 0 है तो ऑब्वियसली अगला भी 0 होगा, उसके बाद भी 0 होगा, उसके बाद भी 0 होगा। यस, अब बताइए एक एक करके आंसर बताते जाइए। 100/3 क्या आंसर आएगा? 33.30 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बस बताइए, इंटीग्रल वैल्यू बताएंगे। इंटीग्रल वैल्यू 33। Yes, sir. देन 100/3 स्क्वायर इंटीग्रल वैल्यू, आई नीड ओनली इंटीग्रल वैल्यू 11. 11। देन 3. 3. देन 1. 1। देन 0. 0। 0. देन एक बार 0. क्या मतलब अब आगे सभी 0 ही आते जाएंगे, तो उनको लिखने का कोई मतलब नहीं है। जहां एक बार आपको 0 आ गया यू स्टॉप देयर, क्योंकि नेक्स्ट सभी 0 आते जाएंगे। सो आंसर इज 48। दैट मीन्स यदि 100 को इस तरह से लिखते जाएंगे एज प्राइम फैक्टर्स तो 3 का पावर 48 होगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स, ऑल प्राइम फैक्टर्स। सो 3 का पावर 48 होगा। सो दिस इज द प्रोसेस। यदि किसी को कोई डाउट रह गया है तो फिर से हम प्रॉब्लम लेंगे, अभी इसको और डिस्कस करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ zeros at the end of 100 factorial. Find the number of zeros at the end of 100 factorial. सबसे पहले ये बताइए ये नंबर ऑफ जीरोस कैसे मिलेगा? हाउ टू गेट दिस नंबर ऑफ जीरोस? Sir, exponential power of 10 अगर कर देंगे तो number of zeros 10 is not a prime number. 10 is not a prime number. आपको ये जो मैं बता Yes, रहा sir. हूँ फॉर्मूला है, दिस इज ओनली फॉर प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स। 10 is not a prime number. So 2 into 5 whole to the power n. So we can find the value of n. एक पावर 2 का, एक पावर 5 का, एक एक पावर लेंगे तो वो एक 0 दे देगा। क्लियर? एक पावर 2 का, Yes, sir. पावर 5 का, इस तरह से लेते जाएंगे तो 0 बनता जाएगा। 10 नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 10 पे नहीं होगा। ये फॉर्मूला ओनली फॉर प्राइम नंबर्स चलेगा, प्राइम फैक्टर्स के लिए चलेगा। सो सबसे पहले हमें अप्लाई करनी है E, exponent of 2 in 100 factorial. Please give me the answer. Exponent of 2 in 100 factorial. Please give me the answer. और देखो एक बात मैं आप लोग को बता रहा हूं, जो लोग प्रेजेंट हैं उनको मैं बता रहा हूं। देखो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो यदि आपको पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप पढ़िए। कोई कंपलसरी तो नहीं है ना कि अमित सर से ही पढ़ना है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। मैं तो कभी नहीं ऐसा बोलता हूं। ठीक है, आपको यदि पढ़ाई अच्छी लगती है, आपको यदि बेनिफिट होता है तो आप पढ़िए, नहीं बेनिफिट होता है तो आप मत पढ़िए। लेकिन यदि आप हैं तो मैं भी आपसे अच्छे से बात करूंगा। जो आपको, मुझे आपको रेस्पेक्ट देना चाहिए मैं वो देता हूं, इसी तरह से जो आपको रेस्पेक्ट देना है वो भी जरूरी है।
क्लास टाइम पे आना है, रेगुलर रहना है। हाँ, यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं तो हर चीज में आपको कोऑपरेट करता हूँ, ठीक है ना। तो ये एब्सेंट रहना दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, इस बात को थोड़ा प्लीज ध्यान में रखिए। यस, 97. 97 97 मतलब इस तरह से यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, 25, 12, 6, प्लीज मैच करेंगे तो इसके बाद 0 आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 तक चलेगा, 2 to the power 7 में 0 आंसर आ जाएगा। ओके, सो यस, दिस इज 97, फाइन, दिस इज 97। और इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ 5, so that is 100 by 5 greatest integer, 100 by 5 square greatest integer, 100 by 5 cube greatest integer, like that it will continue. So yes, what is the answer? Exponent of 5? 24. 24. 4. Yes, 20 plus 4 और इसके बाद 0 आ जाएगी, so 24. So ये तो हो गया, चलो ठीक है, 2, और ये हो गया 5 के लिए। Now what is the number of zeros? आंसर क्या होगा? So 24. 24. Now हमें मिले 97, नंबर ऑफ टूज हमें मिले 97, नंबर ऑफ 5 हमें मिले 24, हमें चाहिए एक 2, हमें चाहिए एक 5, so that they become 10। तो 24 5 को 24 2 मिल जाएंगे, रिमेनिंग 2 हमारे किसी काम के नहीं है, सो आंसर इज 24। और यहां से एक हमें शॉर्टकट भी यहां पे थोड़ा आता है कि ये जो हमने फाइंड किया एक्सपोनेंट ऑफ 2, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। कभी भी आपको कोई फैक्टर है 10, मान लेते हैं ये 2 into 5 है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली 5 का एक्सपोनेंट फाइंड कर लीजिए एंड दैट विल बी द आंसर। नो नीड टू फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन दिस क्वेश्चन, डायरेक्ट एक्सपोनेंट ऑफ 5, दैट इज द आंसर। सर एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्यों रिक्वायर्ड नहीं है, वो थोड़ा बोलेंगे फिर? देखो हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका पावर ज्यादा होगा, 2 का पावर या 5 का पावर? किसी भी फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करो, किसका पावर ज्यादा होगा, 2 का पावर या 5 का पावर? m ग्रेटर होगा या n ग्रेटर होगा? n। नहीं, ऐसा नहीं है, m ग्रेटर होगा, ऑलवेज 2 की पावर ज्यादा होगी, ऑलवेज 2 की पावर। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 5 फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब बताओ 5 का कितना पावर मिला? 5 फैक्टोरियल में 5 का पावर कितना मिलेगा? सर 1। 1। और 2 का पावर कितना मिलेगा? 1। अरे 3 ना। ओह सर, यस सर। 4 से भी मिलेगा ना। देखो 2 का पावर, जो छोटा नंबर होगा ना उसका पावर ऑलवेज ग्रेटर होगा, ठीक है, उसका पावर ऑलवेज ग्रेटर होगा। जैसे देखो ना, 1 रुपया है, 1 रुपीज है, 1 रुपीज में कितने कॉइन 50 पैसे के आएंगे और कितने कॉइन 25 पैसे के आएंगे? इसी तरह समझ जाओ, 25 पैसे के 4 कॉइन आ जाएंगे और 50 पैसे के 2 कॉइन आ जाएंगे, ठीक है। यस यस, तो सिंस 5 का पावर ज्यादा कम होने वाला है, तो इसीलिए आप कम वाला फाइंड कर लीजिए, क्योंकि जो ज्यादा वैल्यू है वो फिर हमारे कोई काम का नहीं है, वो 10 बनाएगा नहीं, वो वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। हमें एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए। इस तरह से 24 2 24 5 मिलके 10 बनाते जाएंगे, लेकिन रिमेनिंग 2 वो हमारे काम के नहीं है, वो 10 नहीं बनाएंगे। और कोई डाउट इसमें? Now, this problem please try, ये आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग नोटिस करेंगे 80 को एज ए प्राइम फैक्टर्स क्या लिखा जा सकता है।
So 80 can be written as 2 to the power 4 into 5 to the power 1 as a prime factors. हम लोग को फोकस करना है as a prime factors. It means number of 2's is equal to 4, number of 5's is equal to 1. 4 हमें 2 मिलेंगे और 1 हमें 5 मिलेगा, तो हमें 80 बनेगा, वो एक 80 बनेगा। जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमारा जो 5 का आंसर था, एक्चुअली में वही आंसर था, वही फाइनल आंसर था। अब यहां पर हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि जो 5 का पावर होगा वही आंसर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ 2's बहुत ज्यादा है। 4 2's मिलके और फिर एक 5 के साथ मिलेंगे, तब जाकर 80 बनेगा। इसके लिए हम लोग दोनों कैलकुलेट करेंगे। सो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 80 फैक्टोरियल, सॉरी 180 फैक्टोरियल। Exponent of 2 in 180 factorial. So this will be 180 by 2. Anyone calculated this value? 133. 1? Sorry sir, 98 sir, 98. No, check karo 76. Yes, that is the correct answer, 176. So 90 plus 45 plus 22 plus 11 plus 5 plus 2 plus 1, और इसके बाद 0 आने लगेगा, so leave it. So that will be 176. Similarly, exponent of 5. Yes, exponent of 5. What is the answer? 44. 44. Exponent of 5. So that will be 36 plus 7 plus 1, and after that 0 will start. So yes, that is 44. Now अब मैं डायरेक्ट 44 आंसर नहीं बोल सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि 176 इज नॉट द वैल्यू। 176 को मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। Why? Because 2 2 2 2 I require 4 2's at a time. 4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, 2 2 2 2, तब वो बनेगा 16। उस 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बनेगा 80। So 176 by 4 will become 44. That means ये एकदम मैच कर गया इसके साथ। So yes, जो स्टार्टिंग में आंसर था वो सही आंसर था, पता नहीं वो कैसे आया, लेकिन वही करेक्ट आंसर है। शायद 5 सर मैंने सिर्फ 5 फैक्टोरियल निकाल दिया था, मतलब जो 5 के लिए निकाल दिया था। यस, बट एनीवेज वही हमारा फाइनल आंसर भी हो गया। अब मुझे बताइए, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑन एक्सपोनेंट। यदि किसी का कोई डाउट रह गया है तो अब मुझे आप बता सकते हैं। अगर अलग होता तो क्या होता? तो हम सर अगर ये 44 मैच हो गया तो इसीलिए आंसर 44 हो गया। मगर अगर वो अलग होता, मतलब जो लेस होता उसको लेते, जो छोटा वैल्यू देता वो आंसर होता। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना, जो भी छोटा होता है, जो भी कोई डिफरेंस मेरे लिए। ये मान लो ये 40 है, ये 44 होता है तो 40 आंसर होता है। ठीक है, मान लो ये 44 है और ये 40 होता तो 40 तो भी 40 मेरा आंसर होता। तो कोई भी जो छोटा होगा वो मेरा आंसर होगा। क्लियर? ओके, चलिए फिर हम लोग चलते हैं अब दूसरे। वो फैक्टोरियल ही हमारा टॉपिक है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा अब चेंज करते हैं, इसको हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स। So there are two types of words.
two types of words. Type 1 words in which no letter is repeated. Example, Monday. Monday, you can see that each letter is coming once. Type 2 words in which repeated letters are present. Example, mathematics. Type 1 में again two types of problems we can see. Two types of problems. First, all the letters taken at a time for the word formation. Like all the letters we will take, how many words can be formed if the letters are taken from the word Monday? We are taking all the letters. So 3, 4, 5, 6. So अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे अबाउट रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट अलाउड, तो ये कॉन्सेप्ट अब यहां नहीं है. वर्ड प्रॉब्लम्स में जब बात होगी तो यहां पर रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड वो सेंस नहीं बनता है, क्योंकि कैटेगरीली इसको दो टाइप में पहले ही डिवाइड कर दिया गया है. सो मंडे देयर आर 6 लेटर्स. So all are used at a time. So answer होगा 6, 5, 4, 3, 2, 1. It can be written 6 factorial. अभी मैंने बोला था factorial, तो ये आया factorial का use. When all the letters are taken at a time, आप डायरेक्ट factorial में इसका आंसर लिख सकते हो. Second type, not all are taken at a time. Like suppose example 4 letters are taken at a time to form a word. 4 letters are taken, that means we will make 4 boxes. How many options are available? 6 options. 6, 5, 4, 3. Multiply कर देंगे 6 into 5 into 4 into 3. तो जो भी होगा that will be the answer. कितना आ जाएगा? 360, whatever, that is the answer. Now ये अब मुझे बताइए, ये टाइप समझ में आया? मैंने एक एग्जांपल लिया मंडे और मैंने ये 2 टाइप आपसे डिस्कस किया. अब बताइए, जो भी आपका डाउट होगा आप बोल सकते हो. Yes.
सर वो नंबर 2 वाला थोड़ा फिर से बोल। नंबर 2 में बोलता है कि सारे लेटर्स एट ए टाइम नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड। सारे लेटर्स एट ए टाइम नहीं लिए जाएंगे। आपके पास जितने भी अवेलेबल हैं, आप कम लेटर्स ले रहे हो, 4 लेटर ले रहे हो, तो आपके 4 ही बॉक्सेस बनेंगे। यदि आप मान लो, आप एक एग्जांपल लेते हैं, आपने 4 लेटर का वर्ड बनाया, कुछ भी NDAY, ये 4 लेटर का एक वर्ड बन गया, या फिर MNDA, ये 4 लेटर का एक वर्ड बन गया। मतलब लेटर्स आपको मंडे से सेलेक्ट करने हैं। लेटर्स जो भी सेलेक्ट होंगे वो वर्ड मंडे के लेटर से ही सेलेक्ट होंगे, और लेंथ होगा उनका 4। तो ये आंसर होगा 360। यदि लेंथ 3 होगा तो आपके 3 बॉक्सेस बनेंगे। आपको 3 लेटर का वर्ड बनाना है बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। आप लिखोगे 6, 5, 4। आपका आंसर होगा 6 × 5 × 4। कितना हो जाएगा? यस सर। 120 आंसर हो जाएगा। जैसे वर्ड बन जाएगा MOY, OND, इस तरह से 3-3 लेटर के वर्ड्स बनेंगे। लेकिन लेटर्स लेने कहां से हैं? वो वर्ड मंडे के लेटर्स से लेने हैं। क्लियर है अभी? यस सर। नाउ अब आते हैं टाइप 2, words in which repeated letters are present। एग्जाम्पल मैथमेटिक्स। इसमें भी 2 टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सिमिलर रहेगा। फर्स्ट, ऑल द लेटर्स, ठीक है, taken at a time। all the letters are taken at a time। सारे लेटर्स लिए जाएंगे। इसमें आपने काउंट किया था मंडे 1 2 3 4 5 6। सेम इसमें भी काउंट कीजिए। मैथमेटिक्स, प्लीज टेल मी हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन मैथमेटिक्स? 10। तो आप इसको लिखेंगे 10 फैक्टोरियल। 1 2 3 4 5 11 8 9 10 11 हो रहा है। यस सर, यस सर। 11 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है? क्वेश्चन सुनेंगे। कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है? सर एम सर, 2 M बार, लेटर ए 2 2 बार, टाइम्स, सी 2 बार। धीरे धीरे। 2 टाइम्स repeated है, M 2 टाइम्स, A 2 टाइम्स, A 2 टाइम्स। नेक्स्ट, T 2 टाइम्स, T 2 टाइम्स। नेक्स्ट, और कोई? नो सर, दैट्स अब देखिए, पहला लीजिए, M 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। A 2 टाइम्स, इसके लिए फिर से डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। T 2 टाइम्स, इसके लिए फिर से डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आई? यस सर। एक एग्जांपल ले रहे हैं, फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं, सो दैट यू कैन ट्राई वंस अगेन। टेल मी, Allahabad, how many words can be formed
using all the letters of the word Allahabad. Tell me what is the answer. सोच के समझ के आराम से बनाइए. We have to take all the letters. मतलब क्वेश्चन को मैंने चेंज नहीं किया है, वही क्वेश्चन है, बस वर्ड मैंने चेंज कर दिया है. So Allahabad, which letters are repeated? A and L. A, L और कोई रिपीट हो रहा है क्या? No, No, sir. sir. A how many times? 4 times. 4. 4 times. अच्छा अच्छा. Yes, Yes, sir. A is repeated 4 times. L is repeated how many times? 2. L 2 times. 2 times. और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है. अच्छा, टोटल कितने लेटर्स हैं? 9. 9. 9. हाँ, अब बोलिए आंसर क्या होगा? So 9 by 9 4. factorial by 9 factorial by Factorial and 4 2 factorial, 2 factorial. 9 factorial by 4 factorial into 2 factorial. Okay, this is the answer. So ये हमारा ये फर्स्ट टाइप हो गया. अब जो सेकेंड टाइप है, this is little difficult. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट होगा और ये इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन होगा. ये एकदम एंड में आएगा. ठीक है, तो इसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे, ये एकदम एंड में इस टाइप को लिया जाएगा. सो दिस मच अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स. यदि फिर भी किसी का कोई डाउट रह गया है तो बोलिए. ओके, नेक्स्ट परमुटेशंस. अब हम लोग बात करेंगे परमुटेशंस, बट परमुटेशंस मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूं क्योंकि मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है. ठीक है ना, आपको यदि लगेगा तो आप यूज कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमुटेशंस डेफिनेशन. सो डेफिनेशन क्या है परमुटेशंस? The number of arrangements, the number of arrangement or permutations, इसी को हम लोग परमुटेशन बोलते हैं. permutations of n different things, मतलब हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल हैं. टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट ए टाइम, एंड इट इज डिनोटेड बाय NPR. It is denoted by NPR. याद रखेंगे n क्या है? n is total number of objects. r क्या है? r is number of objects taken at a time. आप एक समय में कितने ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं? जैसे अभी मैंने बात किया था मंडे में आपको 2 केसेस मैंने बताया था, टेकन ऑल एट ए टाइम या टेकन समथिंग एल्स, 4 लेटर्स, 3 लेटर्स, दैट इज आर. हाउ मेनी लेटर्स? जैसे मंडे का यदि एग्जांपल लेंगे, मंडे, सो सपोज वी आर forming words taken 4 at a time, तो आंसर होगा 6 P4. 6 objects are available और 6 letters are available
4 are taken at a time. 6 are available, 4 are taken at a time. तो एक आपका स्टॉक है, 6 लेटर्स का स्टॉक है, बट एट ए टाइम कितने यूज करेंगे? 4 यूज करेंगे. सो 6P4 ये एक सिंबल है. फाइन. इसको हम लोग NPR लिखते हैं या फिर कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं PNR. ये भी इसका सिंबल होता है. ठीक है. और मान लो हमारे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 और हमें नंबर फॉर्म करने हैं. 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है. 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है. तो आंसर होगा, अच्छा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. क्या आंसर होगा? हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल हैं 1 2 3 4 5. एट ए टाइम हमें मतलब 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ऑब्वियसली एट ए टाइम 3 डिजिट्स विल बी यूज्ड. हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? 60. That means you have done 5 4 3, that is 60. Now the same question can be solved in this way. 5P3, 5 digits are available, 3 will be used at a time. 5P3. अब कैलकुलेट कैसे होता है, मीनिंग मैंने आपको समझा दिया. कैलकुलेट कैसे होता है? NPR is equal to n factorial by n minus r factorial. So 5P3 यदि मुझे कैलकुलेट करना है तो that will be 5 factorial 5 minus 3 factorial. So 5 factorial 5 into 4 into 3 into 2 factorial, क्योंकि डिनोमिनेटर also it is 2 factorial. ये दोनों कैंसिल हो गए. अब आप देख लो, कंपेयर कर लो. 5 4 3, इधर भी 5 4 3, सेम आंसर. फाइन. सो दिस इज परमुटेशंस. अब इसमें मैं कंफर्टेबल क्यों नहीं हूं? क्योंकि इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? NPR फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड इन 2 cases. पहला केस, इफ रिपीटेशन इज अलाउड. यदि रिपीटेशन अलाउड है तो फिर NPR कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा. वो कुछ और ही मीनिंग देता है और रिपीटेशन इज अलाउड वो अलग मीनिंग देता है. सो व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड NPR इज यूजलेस, हो ही नहीं सकता है. एंड सेकेंड, इफ एनी कंडीशन इज प्रेजेंट, if any condition is present, जैसे अभी हमारे पास डिजिट्स प्रेजेंट थे 1 2 3 4 5. यदि हमारे पास डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 और मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है और यदि मैंने लिख दिया 5P3 तो ये गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि NPR कोई भी कंडीशन नहीं लेता है, जबकि here one condition is there. 0 cannot occupy this position. वो उसको कंडीशन से कोई मतलब नहीं है. 5P3 क्या करेगा? एक नंबर बना देगा 034. ये 3 डिजिट का नहीं है, ये 2 डिजिट का नंबर हो गया. लेकिन NPR को नहीं पता वो 2 डिजिट का है या वो 3 डिजिट का है, बस वो रख देगा. Fine. So because of these 2 reasons, I do not use NPR. I go for box method. And in word problems, I go for factorial method, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था. Factorial method. Okay. So this is NPR. Fine. One more point I will discuss. Arrangement. Arrangement से हम क्या समझते हैं? Arrangement. देखो, ABC या ACB, these are 2 different permutations. ठीक है? That means here order is important.
ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ये मार्क कर लेना, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ए बी लिखेंगे या बी ए लिखेंगे, दो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, वो एक नहीं होगा। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ परमुटेशंस। अब बताइए इसमें कोई डाउट है क्या? सर वो लास्ट वाला जो बोले ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं समझे, फिर से बोलिए, थोड़ा लाउडली बोलिए। सर वो जो लास्ट में अपने ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट बोले ना सर, उसको एक और थोड़ा एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा? मतलब ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट का मतलब हुआ कौन फर्स्ट प्लेस पे है, कौन सेकंड प्लेस पे है। जैसे ए बी सी ऑर्डर है, ए सी बी ये अलग ऑर्डर है, बी सी ए ये अलग ऑर्डर है। आप यदि पोजीशन चेंज करोगे तो वो डिफरेंट परमुटेशन बन जाएगा, वो डिफरेंट अरेंजमेंट बन जाएगा, आपको उसको अलग अलग काउंट करना होगा। जैसे मान लो मैं बोलूंगा कि मैं क्वेश्चन बोलूंगा कि कौन कौन से लेटर प्रेजेंट हैं, मान लो, तो पहले वाले केस में ए बी सी में क्या आंसर होगा? 3 लेटर, कौन कौन? ए बी सी। फिर दूसरे वाले केस में क्या आंसर होगा मेरा? कौन से लेटर प्रेजेंट है? ए सी बी। ए सी बी, लेकिन आंसर तो वही हो गया ना, पहले में भी एबीसी प्रेजेंट है, दूसरे में भी एबीसी प्रेजेंट है, तीसरे में भी एबीसी प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा? तीनों में एबीसी प्रेजेंट है या नहीं? यस सर। यस, तो मेरा आंसर एक ही होगा, चाहे तुम जो भी वर्ड बोलोगे मेरा आंसर वही होगा। एबीसी प्रेजेंट है, एबीसी प्रेजेंट है, एबीसी प्रेजेंट है, सारा में एक ही। लेकिन जब बोलेंगे कौन सा वर्ड प्रेजेंट है तब मुझे अलग अलग बोलना पड़ेगा। एक है ए बी सी, दूसरा है ए सी बी, तीसरा है बी सी ए। दैट मीन्स मुझे उसको प्लेस के साथ बोलना पड़ेगा।